मॉडर्न इंडिया के उस चैप्टर अब हम लोग पहुंचने जा रहे हैं छात्रों, जहां से द्वितीय चरण की क्रांति शुरू होती है। प्रिय छात्रों, हम आप सभी लोगों का अपने ऑनलाइन चैनल पर एक बार फिर स्वागत करते हैं और ये देखते हैं कि द्वितीय चरण की क्रांति जो भारत में हुई उसका कारण क्या था। उसके पहले देख लेते हैं उसका क्षेत्र क्या था। तो क्षेत्र आपके सामने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, लाहौर यानी लाहौर पंजाब प्रेसिडेंसी का एक भाग था तथा बंगाल। यानी द्वितीय चरण की क्रांति जो होती है वो प्रथम चरण की क्रांति से थोड़ा अलग थी। उसमें महाराष्ट्र का कम क्षेत्र आया, इसी तरह से दक्षिण भारत का कम क्षेत्र आया और तमाम ऐसे जगह। लेकिन इस बार अधिक सक्रिय थे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, लाहौर, बंगाल, ये ज़्यादा सक्रिय थे क्षेत्र। अब दूसरा देख लेते हैं कि आखिर इस द्वितीय चरण की क्रांति या द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन जो हुआ इसका कारण क्या था। तो कारण में हम पाते हैं कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से फैली युवकों में निराशा जिसके फलस्वरूप उन्होंने हाथ में बंदूकें उठा ली। ये कारण यानी क्षेत्र जो ये था वो ये दूसरा जो प्रश्न आता है कि किस कारण से असहयोग आंदोलन के बाद एकाएक देश में क्रांति फूट पड़ती है। तो उसका यही कारण था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने से जो फैली युवकों में निराशा थी, इस कारण उन्होंने हाथ में फिर से बंदूकें उठाई और द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन चल पड़ा। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि पहले क्रांति होती कहाँ है। तो इसमें आपको हम ये बताना चाहेंगे कि कानपुर में रहने वाले एक वयोवृद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल ने एक पुस्तक लिखी थी, बंदी जीवन। ये बंदी जीवन जो है क्रांतिकारियों के लिए एक गीता की तरह पवित्र मानी जाती थी। तो अब आप इतना ही जान लें कि सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक, सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक थी बंदी जीवन। ये क्या थी? क्रांतिकारियों की गीता थी। बंदी जीवन जो होती थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखी थी और ये क्रांतिकारियों की गीता थी। और इन सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1924 में एक क्रांतिकारी दल कानपुर में गठित किया जिसका नाम होता था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये एक पुस्तक होती थी। एसोसिएशन ये एक संगठन था, 1924 में बना और इसके संस्थापक होते थे वही सचिंद्र नाथ सान्याल। ये सचिंद्र नाथ सान्याल इसके संस्थापक थे। स्थान कानपुर में ये संगठन गठित हुआ था और इसके सदस्य होते थे राम प्रसाद बिस्मिल, शाहजहांपुर से थे।
राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ये भी शाहजहांपुर से थे, अशफाकुल्ला खान साहब। और इसी में थे चंद्रशेखर आजाद। आजाद भी इसमें एक सदस्य थे। इसी तरह अन्य भी राजेंद्र लहिड़ी या रोशन सिंह जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारी इसके सदस्य होते थे। और इन लोगों ने ये विचार किया कि क्रांति को संगठित रूप देने के लिए, क्रांति के संचालन के लिए धन की आवश्यकता है। तो धन की आवश्यकता है, वो धन की पूर्ति कहाँ से हो? इन लोगों का मानना था कि धन की पूर्ति बिल्कुल अंग्रेजी खजाने से होगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी खजाना हमारा है, हमारे भारत का है, इसलिए हमारा है। और इसलिए अंग्रेजी खजाने को लूट लिया जाए, वो हमारा ही है, हमारे देश का खजाना है, और उससे हम लोग क्रांति का संचालन करेंगे, अंग्रेजों को अपने देश से निकाल भगाने में कामयाब होंगे। इसीलिए इन लोगों ने एक योजना बनाई, और वो योजना थी लखनऊ सहारनपुर रेलखंड में 8 डाउनिंग ट्रेन जो आ रही थी। डाउनिंग ट्रेन का 8 डाउनिंग ट्रेन मैं बताना चाहूँगा। डाउनिंग ट्रेन का मतलब होता है वह ट्रेन जो मैदानों से या पहाड़ों से होकर समुद्र की तरफ जाती हो, और अप ट्रेन का मतलब होता है वह ट्रेन जो समुद्र की तरफ से पहाड़ों या मैदानों की तरफ जाती हो। तो ये ट्रेन थी 8 डाउनिंग ट्रेन। इस ट्रेन को लूट करके इन लोगों ने, इस ट्रेन को नहीं बल्कि इस ट्रेन पर रखे सरकारी खजाने या अंग्रेजी खजाने को लूट कर इन लोगों ने क्रांति का संचालन करना चाहा। और ये घटना हुई काकोरी, लखनऊ के समीप एक स्टेशन है काकोरी, और वहीं पर ये घटना हुई थी। और ये घटना जो घटित हुई, यह इस क्रांतिकारी संगठन यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई पहली कार्रवाई थी, और यह 9 अगस्त 1925 में घटित हुई थी। तो ये चीज़ें आपके तथ्य के सामने के रूप में हम लिख देते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की पहली कार्रवाई, पहली कार्रवाई जो होती है वह होती है काकोरी कांड। काकोरी कांड वही हमने अभी बताया, लखनऊ के समीप रेलवे स्टेशन, ये काकोरी कांड। ये काकोरी एक जगह है, लखनऊ के समीप एक रेलवे स्टेशन है, यहीं पर एक कांड हुआ था। काकोरी कांड का समय था 9 अगस्त 1925। ये समय है, यानी इस समय ये काकोरी कांड हुआ। और इसमें किया क्या गया? इसमें किया गया लखनऊ के समीप काकोरी में 8 डाउनिंग ट्रेन, 8 डाउनिंग ट्रेन से या 8 डाउनिंग ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूटा गया। यही पहली कार्रवाई थी। ये जो काकोरी कांड होता है 9 अगस्त 1925 को, इसमें सरकारी खजाने को लूटा गया। जैसा कि अभी अभी हमने बताया, लोगों की प्लान ही ऐसी थी, इसको लूटा जाए क्योंकि भारत का खजाना है, और लूट कर क्रांति का संचालन किया जाए। सरकारी खजाना जो लूटा गया, इसके बाद परिणाम यानी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने कुल 29 क्रांतिकारियों को धर दबोचा। किसके आधार पर? भारत के गद्दारों के मदद से। तो हम लोग देख लेते हैं कि अगली जो कार्रवाई होती है वो क्या होती है। ट्रेन लूट लेने के बाद जो अगली प्रक्रिया, सरकारी प्रक्रिया क्या होती है, इसमें काकोरी या इर्द गिर्द की जगह अनेक जो भारत के गद्दार हैं, गद्दारों की भारत में बड़ी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इन गद्दारों की मदद से सरकार ने क्रांतिकारियों को पकड़ने में सफलता पाई, और सरकारी प्रक्रिया के तहत
कुल 29 क्रांतिकारी पकड़े गए। 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए। चंद्रशेखर आजाद बच निकलने में कामयाब रहे। चंद्रशेखर आजाद बचने में कामयाब रहे। ठीक, और आगे क्या होता है, अगला ध्यान रहे। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, गोरखपुर जेल, अशफाक उल्ला खान फैजाबाद, कहाँ पे, फैजाबाद, फैजाबाद जेल, और राजेंद्र सिंह नैनी जेल, कहाँ पे, नैनी जेल, 9 फैजाबाद, गोंडा जेल, अच्छा गोंडा, रोशन लहड़ी नैनी जेल, प्रयागराज में फांसी पर चढ़ा दिए गए। ये राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में फांसी हुई इनको, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में, राजेंद्र सिंह को गोंडा जेल में और रोशन लाहिड़ी को नैनी जेल प्रयागराज इलाहाबाद में फांसी दे दी गई। इसमें एक विशेष घटना है और वो विशेष है अशफाक उल्ला खान ये देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुसलमान थे। फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुसलमान ये थे अशफाक उल्ला खान। इस घटना के बाद ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन उसका समापन हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। तो विशेष यही हुआ कि इन घटनाओं के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का पतन हो गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का पतन हो गया। तो दूसरा अब संगठन उभर कर सामने आता है और वो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जगह आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। एसोसिएशन ये एक नया संगठन उभर कर सामने आया और इसके संस्थापक थे वही चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो बच निकले थे। मैंने पहले बचाना उचित नहीं समझा लेकिन अब बता दे रहा हूँ। क्रांतिकारियों में ये तय था कि हम में से जो भी क्रांतिकारी बच सकेगा वो बच निकलेगा। हो सके तो सभी लोग बच निकले, लेकिन कोई कोई अगर बच गया तो क्रांति फिर से खड़ी हो सकती है। यदि सभी लोग पकड़े गए, सभी लोग मारे गए, फांसी पे चढ़े तो क्रांति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, क्रांति का विनाश हो जाएगा। इसमें से चंद्रशेखर आजाद बच निकले थे, बचने में कामयाब थे। तो जो ये बच निकले थे उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कर दी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद। ये संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद। और
कहाँ पर इन्होंने इसको स्थापित किया? स्थान था फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली। फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली। समय सितंबर 1928। ओके। ये सदस्यों में आप ले लें कि चंद्रशेखर आजाद ने फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करने के बाद भारत के महान क्रांतिकारियों, बड़े बड़े क्रांतिकारियों को अपने संगठन में आमंत्रित किया और बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने अपने संगठन समाप्त कर चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ये मानकर कि इनसे बड़ा कुशल रणनीतिकार और कुशल क्रांतिकारी कोई नहीं है, ये मानकर सभी लोगों ने इनके इस संस्था की सदस्यता ग्रहण की। ध्यान रहे, संस्था के सदस्य बनने वालों में भगत सिंह, जिनको बाद में शहीद आजम कहा गया, भगत सिंह स्वयं एक नौजवान सभा की स्थापना पंजाब में किए थे। उन्होंने नौजवान सभा के कार्य को रोक करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की सदस्यता लेना उचित समझा। तो सदस्य थे भगत सिंह, जिनको बाद में शहीद आजम कहा गया। इसी तरह यशपाल, राजगुरु, यानी राजगुरु भी संस्था के सदस्य थे। और बटुकेश्वर दत्त बंगाल से थे, बटुकेश्वर दत्त भी इसी में थे। चौरी चौरा हम पकड़े नहीं। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त शायद चौरी चौरा नहीं, चौरी चौरा में नहीं, ये लोग नहीं रहे। काकोरी में शायद पकड़े गए थे। काकोरी में ये सब केवल आज़ाद बच निकले थे। ये लोग काकोरी में नहीं थे, ये उस समय बंगाल थे, ये लोग लाहौर थे, अभी इधर तो कोई था नहीं। तो इस तरह से भगत सिंह, राजगुरु, यशपाल, बटुकेश्वर दत्त, ये सभी लोग संस्था के सदस्य बने थे। अब तो क्लियर हुआ। हम लोग देख लेते हैं अब इस संस्था की कार्रवाई पहली वाली क्या हुई। ध्यान रहे कि इस संगठन की जो पहली कार्रवाई, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो पहली कार्रवाई होती है वो थी सैंडर्स हत्याकांड। अब ये सैंडर्स कौन है? जब हम आपको साइमन कमीशन पढ़ाएंगे, जो कि अभी नहीं पढ़ा है, 1926-27 गांधी जी की सक्रियता के बाद एक बार 1919 के प्रावधान पर विचार करने के लिए एक कमीशन गठित किया गया था और उस कमीशन का विरोध हुआ। उस कमीशन का विरोध जब पंजाब में चल रहा था तो कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता और गरम दलीय नेता लाला लाजपत राय उस कमीशन का उस समय विरोध प्रदर्शन करने वाले दल का नेतृत्व कर रहे थे और इन पर इसी सैंडर्स ने बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां बरसाई, जिसमें लाला लाजपत राय मारे गए और आखिरकार लाला लाजपत राय सैंडर्स की लाठियों से जो मरे थे उसी का बदला लिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, यशपाल, बटुकेश्वर दत्त और सबके मुखिया थे चंद्रशेखर आजाद। तो यही इस संगठन की पहली कार्रवाई थी। और सैंडर्स हत्याकांड में आप ये लिख सकते हैं कि साइमन कमीशन विरोध के दौरान कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की लाठियों से पीटकर हत्या करने वाला, यही सैंडर्स का यहाँ पर हम परिचय दे रहे हैं। इनका बड़ा बढ़िया परिचय है। सैंडर्स है कौन? सैंडर्स कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की लाठियों से पीटकर हत्या करने वाले मिस्टर सैंडर्स की ये पहली कार्रवाई सैंडर्स की हत्या है। यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो पहली कार्रवाई की थी सैंडर्स हत्याकांड। ठीक, किस किस ने मारा वो हमने भी बताया। यानी मारने वाले जो क्रांतिकारी थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव,
आज़ाद, यशपाल आदि, ये इन लोगों ने गोली मारी थी, पहली कार्रवाई। अब ध्यान दीजिएगा, संगठन की दूसरी कार्रवाई, दूसरी कार्रवाई है असेंबली बम कांड। असेंबली बम कांड, समय 8 अप्रैल 1928। असेंबली बम कांड के बारे में आप ऐसे ही जान लें। चंद्रशेखर आज़ाद और उनके मित्र लोगों के समक्ष अब ये प्रश्न था कि जिस समय केंद्रीय विधानमंडल दिल्ली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रही थी, उस समय क्रांतिकारियों ने तय किया कि इस पब्लिक सेफ्टी बिल जो रॉलेट एक्ट की तरह ही एक एक्ट है, उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। अंततः जो वोटिंग हुई, यानी जो चिट्ठी उछाली गई, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने पाया कि उसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का नाम आया। इन दोनों लोगों को इसीलिए जिम्मा दिया गया कि आप लोग जा करके असेंबली की खाली सीटों पर बम मारेंगे और एक पर्चा फेंकेंगे कि बाहरी कानून को सुनाने के लिए बम की ज़रूरत होती है। तो ये संगठन की दूसरी कार्रवाई यही है जो अभी हमने बताया, असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1928। कार्य को अंजाम देने वाले किसने अंजाम दिया? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने कार्य को अंजाम दिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। और भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के कार्य को अंजाम देने के बाद एक घटना और घटी। इसमें आप दूसरी घटना के बारे में लिख सकते हैं, इसी समय भगत सिंह ने एक पर्चा फेंका जिस पर था बाहरी कानून को सुनाने के लिए बम की जरूरत। हेतु बम की जरूरत, इसी में पर्चा फेंका था। और दूसरा था इसमें, इसी समय भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। दो चीजें हुई, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया इसी समय और एक पर्चा फेंका था। दो कार्य उन्होंने किया था। इनकलाब जिंदाबाद के बारे में जान लें। इनकलाब का अर्थ है क्रांति। क्रांति, यह शब्द पहली बार मोहम्मद इकबाल की पुस्तक बंग-ए-दर्रा में आया था। यानी जो उन्होंने इनकलाब शब्द या इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया भगत सिंह ने, ये इनकलाब शब्द का अर्थ होता है क्रांति अमर रहे। क्रांति जिंदाबाद में क्रांति अमर रहे। यह शब्द पहली बार मोहम्मद इकबाल की पुस्तक बंग-ए-दर्रा में आया था, जिसमें वो लिखते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है ये हिंदोस्तां हमारा। ये उसी में ये आता है इनकलाबी शायरात कायनात की ये तर्जुमे महजबी मुस्तान में, ये जो पूरा का पूरा उन्होंने लिखा है, मैं पूरा इसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा, याद है मुझे पूरा वो, लेकिन इसमें जो है उसी में पहली बार आया था इनकलाब शब्द। इनकलाब
को एक नारा बनाया भगत सिंह। ठीक, इस समय वो गिरफ्तार भी हुए और गिरफ्तार होने के बाद इन लोगों पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला। क्यों? क्योंकि सैंडर्स हत्याकांड में ये लोग आरोपी थे और जब यहाँ असेंबली बमकांड दिल्ली में जब ये लोग गिरफ्तार हुए तो इन पर मुकदमा चलाया गया लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ये दोनों नेता गिरफ्तार हुए और भगत सिंह सुखदेव तथा राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला। ध्यान रहे, इस मुकदमे में आखिरकार इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। इन लोगों के फांसी की सजा की तिथि जो तय की गई उससे पहले ही चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हो गए और उसके बाद इन तीनों लोगों को फांसी दी गई और इसके बाद उत्तर भारत की पूरी क्रांति का विनाश हो गया। तो हम लोग वो डेट भी लिख देते हैं कि कब चंद्रशेखर आज़ाद मारे गए और कब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई। आपको एक आश्चर्य होता होगा, बटुकेश्वर दत्त को लंबी सजा दी गई, आजीवन कारावास दिया गया। ध्यान रहे, ये तीनों क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। यद्यपि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ही गिरफ्तार हुए थे, लेकिन बाद में जब इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला तो बटुकेश्वर दत्त को छोड़कर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीन लोगों को लाहौर षड्यंत्र केस का दोषी माना गया। इसीलिए लाहौर षड्यंत्र केस के तहत उन पर मुकदमा चला। ध्यान रहे, एक और भी घटना घटती है। जेल में राजनैतिक कैदी का दर्जा पाने हेतु जतिन दास ने अनशन किया। अनशन में सभी लोग थे। इनका कहना था कि जब हम लोगों को राजनीतिक कैदी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने माना नहीं। अंततः 64 दिन बाद उनकी मौत हो गई। लाहौर से हावड़ा लाए गए जतिन दास को 6 लाख लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इतने लोगों ने श्रद्धांजलि दी, आप समझ सकते हैं कि कितने पॉपुलर थे ये क्रांतिकारी। 6 लाख लोगों ने इस महान क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि दी थी। और ध्यान रहे, सत्ताईस फरवरी 1929 को अंततः चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए। अब इसका नाम भगत आज़ाद पार्क हो गया है। मार्च 1929 को
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस घटना के बाद उत्तर भारत से क्रांति समाप्त। उत्तर भारत से क्रांति समाप्त हो गई। ये घटना घटती है, ये जो है 1931 है, सुधार लीजिएगा इसको। घटना में एक चीज़ और भी बचती है और कभी कभी क्वेश्चन आया है। चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पर एक पुस्तक लिखी गई थी। भगवती चरण बोहरा ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन स्थापित होने के बाद आज़ाद के कहने पर एक पुस्तक लिखी थी, बम मैनुअल या बम दर्शन का सिद्धांत या फिलॉसफी ऑफ बम, इसे आप कह सकते हैं। ये भी तथ्य यहाँ दे दिया जाए। आज़ाद के कहने पर भगवती चरण बोहरा ने एक पुस्तक लिखी थी, बम मैनुअल। बम मैनुअल किसी को कहा गया फिलॉसफी ऑफ बम या बम दर्शन का सिद्धांत का क्वेश्चन आया है। ये आज़ाद के कहने पर स्वयं भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। ध्यान रहे, इसी भगवती चरण बोहरा के मर जाने पर इनकी पत्नी दुर्गा भाभी ने क्रांति में भाग लिया था। ये दुर्गा भाभी अभी मुश्किल से 2 दशक पहले तक जिंदा थी और संविधान सभा के सदस्यों में से एक थी, इनकी पत्नी थी। इनके मर जाने के बाद उन्होंने क्रांति में भाग लिया था दुर्गा भाभी ने, और दुर्गा भाभी बाद में क्रांतिकारी के साथ साथ जब देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद जब हम लोगों का संविधान बनना शुरू हुआ तो उसकी एक सदस्य चुनी गई, उनका मान सम्मान इस प्रकार किया गया। तो इस प्रकार से क्रांति का ये उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र क्रांति से महरूम हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि बंगाल में इसी दौरान किस तरह से क्रांति होती है। थैंक यू क्लास। प्रिय छात्रों, इसमें थोड़ा सा इतना सुधार लीजिएगा। ये जो 1929 नहीं 1931 27 फरवरी 1931 को अंततः चंद्रशेखर आज़ाद आल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए और ब्रिटिश कमांडोज जो 22 की संख्या में भारत आए थे वो मात्र इन्हीं के लिए भेजे गए थे। यद्यपि उसमें से तमाम लोग शहीद हुए, लेकिन अंततः गद्दारों के ये भी शिकार हो गए और ये आल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए। आजकल उस आल्फ्रेड पार्क का नाम आज़ाद पार्क है। ये जरा सुधार लीजिएगा। 27 फरवरी 1931 यानी इसके 1 महीने से कुछ समय पहले ही चंद्रशेखर आज़ाद के बाद यानी भगत सिंह और राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया और उत्तर भारत से क्रांति सदैव के लिए समाप्त हो गई। थैंक यू क्लास।